बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये जो सीरीज़ है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर जॉब्स के लिए। स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेटर की जॉब के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो हमारी सीरीज़ है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चाहे वो बच्चे पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से हैं, पंजाब से हैं, KPK से हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, तो जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स जो हैं जो स्कूल एजुकेटर्स की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। इसके अलावा बेटा, वो स्टूडेंट्स जो 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारे सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसके अंदर हमने केमिस्ट्री की बेसिक्स को डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा एडवांस इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके सिलेबस और आपके टेस्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इस सिलेबस को कंसाइज किया है जस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल तक। बेटा, इसकी एक वीडियो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, सेकंड वीडियो हम आज इसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसका प्रीव्यू। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसमें हमारे लेक्चर नंबर 2 का जो हमारे कंटेंट्स हैं ये बेटा आपके सामने हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स आ जाते हैं। एक आ जाते हैं प्रोटॉन, बेटा दूसरे आ जाते हैं न्यूट्रॉन और तीसरे इलेक्ट्रॉन। 3 बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, और इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो इनकी हम जो है वो डिस्कवरी स्टडी करेंगे कि इनको डिस्कवर कैसे किया गया। बेटा, जो सेकंड है इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 मॉडल हमारे सिलेबस के अंदर शामिल हैं। एक बेटा है बोहर मॉडल, और बेटा दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड मॉडल। ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये हमारे सिलेबस के अंदर शामिल हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और देन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम आइसोटोप्स और उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। बेटा, वीडियो की जो लेंथ है उसको हम अकोमोडेट करने के लिए हमने पूरे लेक्चर को 3 वीडियोस में हमने डिवाइड किया है। पहली वीडियो के अंदर हम आज जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, इनकी डिस्कवरी को। सेकेंड वीडियो के अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, और बेटा जो थर्ड वीडियो है उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके रूल्स हैं वो कैसे की जाती है, और आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यानी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स बेटा क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखते हैं। आपके सामने टॉपिक का कैप्शन लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। बेटा, यहां पर याद रखिएगा कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो कैथोड रेज की डिस्कवरी से जुड़ी हुई है। जो कैथोड रेज हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ये हम एंड पर जो है आपको बताऊंगा जाकर कि जो कैथोड रेज हैं उनको, इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली कैथोड रेज ही कहा जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट था दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आपके सामने लिखा हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया था। जो कैथोड रेज हैं उनको सबसे पहले जर्मन फिजिसिस्ट है जिसका नाम है जूलियस प्लकर इन 1858 में जूलियस प्लकर ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया था। जो बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जिसकी हम डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, उसको सबसे पहले सर विलियम क्रुक्स ने स्टडी किया था। और बेटा जो कैथोड रेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद ये बताया कि जो कैथोड रेज हैं ये बेसिकली क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट वर्क वाज डन बाय ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन। तो बेटा यहां पर देखिए कि जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है ये बेसिकली 3 साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है। याद रखिएगा 3 डिफरेंट चीजें हैं। नंबर 1 डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले सर विलियम क्रुक्स ने स्टार्ट किया था। इसके बाद बेटा देखिए कि कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया था? कैथोड रेज को डिस्कवर करने वाला एक जर्मन साइंटिस्ट था जूलियस प्लकर। और इसके बाद बेटा जो कैथोड रेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को बताने वाला कि ये जो कैथोड रेज हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वो कौन था? दैट वाज जे थॉमसन, जॉन्स जेकब थॉमसन। तो बेटा ये हमारे पास इसकी कुछ हिस्ट्री है। अब हम आगे चलते हैं इसकी डिस्कवरी को देखने के लिए। डिस्चार्ज ट्यूब को
नेक्स्ट जो है वो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसा कि आपके सामने डायग्राम बनी हुई है कि हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। दिस डिस्चार्ज ट्यूब इज कनेक्टेड विद टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। ये कैथोड और एनोड के साथ कनेक्ट है, और जो कैथोड और एनोड है ये फर्दर किसके साथ कनेक्ट है बेटा, ये बैटरी के साथ कनेक्ट है। इसके अलावा हमने यहां पर एक वैक्यूम पंप भी लगाया हुआ है। वैक्यूम पंप का बेटा काम क्या है, वैक्यूम पंप का काम है बेटा प्रेशर को इनसाइड द ट्यूब मेंटेन करना, ये वैक्यूम पंप का काम है। अब यहां पर देखिए जो हमारी कैथोड, जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हमने प्रेशर कितना मेंटेन करना है, एयर एट वेरी लो प्रेशर। जो भी हमने बेटा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस लेनी है उसको हम कहते हैं रेजिड्यूअल गैस। हम यहां पर कोई भी गैस ले लेते हैं, दिस गैस इज कॉल्ड रेजिड्यूअल गैस। रेजिड्यूअल गैस, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बेटा गैस ली जाएगी उसको कहेंगे रेजिड्यूअल गैस। इसके बाद ये जो रेजिड्यूअल गैस है इसका हमने जो प्रेशर है वो एडजस्ट करना है एट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। बेटा इतना इसका हमने प्रेशर मेंटेन करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हाई वोल्टेज यानी इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर देना है और इसको हाई वोल्टेज देनी है। वोल्टेज कितनी होनी चाहिए बेटा, 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक। बेटा इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, डिस्चार्ज ट्यूब है हमारी। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ग्लास की ट्यूब है, इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बेटा हमने क्या करना है कि ये जो हमारी ग्लास ट्यूब है इसके अंदर हमने कोई भी गैस इनक्लोज कर ली है, उस गैस को कहेंगे रेजिड्यूअल गैस। उस गैस का जो प्रेशर है वो वैक्यूम पंप की मदद से हम इसको मेंटेन करेंगे, और कैथोड रेज की प्रोडक्शन के लिए जो प्रेशर है वो तकरीबन 0.001 टॉर तक, या 0.001 एटमॉस्फेयर या 0.076 टॉर, यहां तक इसको हम मेंटेन करते हैं। बेटा इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपने इलेक्ट्रोड बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, आप इसके ऊपर 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक आपने इसको करंट सप्लाई करना है। बेटा जब आप इसको करंट सप्लाई करेंगे तो यहां से करंट जो है वो गैस में से पास होगा, और यहां पर कुछ रेज प्रोड्यूस होंगी, कुछ रेज प्रोड्यूस होंगी, और हमें ऐसे लगेगा कि कुछ रेज जो हैं वो ट्रेवल कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इन रेज को नाम दिया गया था कैथोड रेज। बेटा इनको कैथोड रेज का नाम देने की वजह यही थी कि हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जो रेज हैं ये कैथोड से निकल रही हैं। हालांकि ये रेज कैथोड से निकलती नहीं है, कैथोड से रेज निकलती नहीं है, लेकिन चूंकि लग रहा था कि ये रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए हमने इन रेज को क्या नाम दिया बेटा, कैथोड रेज का नाम दिया। ये है बेटा डिस्चार्ज ट्यूब। जब एक दफा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बेटा जब एक दफा हमने कैथोड रेज को प्रोड्यूस कर लिया तो अब अगला मरहला है कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने का, प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का। ये जो कैथोड रेज की प्रोडक्शन है ये मैंने प्रीवियस आपको स्लाइड में बताया था कि जर्मन साइंटिस्ट की डिस्कवरी है। इसके बाद कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को स्टडी करना और उनको इलेक्ट्रॉन डिक्लेयर करना, ये बेटा क्रेडिट है जे थॉमसन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। कैथोड रेज की बेटा प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। नंबर 1, जो कैथोड रेज हैं कास्ट एज शैडो, ये शैडो कास्ट करती हैं। बेटा याद रखिएगा शैडो वो रे कास्ट करेगी जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपस में इंटरलिंक्ड है। नंबर 1, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो भी रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी वो शैडो जरूर कास्ट करेगी। क्योंकि जो कैथोड रेज हैं ये ओपेक बॉडी का शैडो कास्ट करती हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं। नंबर 2, टर्न टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम कैथोड रेज को मूव करवाते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो ये मूव करती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और चूंकि बेटा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही हैं, जिससे शो होता है कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, इनके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा बेटा ये जिस बॉडी पर पड़ती हैं उसका जो टेम्परेचर है उसको हाई कर देती हैं। जैसे ग्लास पर पड़ी हैं तो ग्लास का टेम्परेचर हाई कर देंगी, किसी मेटल पर पड़ी हैं तो मेटल का टेम्परेचर हाई कर देंगी। थर्ड है बेटा दे प्रोड्यूस लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन ग्लास वॉल्स। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब चूंकि ग्लास की बनी हुई है, मेड ऑफ ग्लास, तो जब ये कैथोड रेज जब टकराएंगी जाकर ग्लास वॉल के साथ तो यहां पर एक ग्लो क्रिएट करती हैं। ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है।
कि जब कैथोड रेज टकराएंगी ग्लास वॉल के साथ तो वहां पर एक ग्लो, एक चमक क्रिएट करती हैं। इसके अलावा बेटा जब इनको मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड, बेटा जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो ये टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल मूव करेंगी। जब आप कैथोड रेज को मूव करवाएंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड तो ये नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेंगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, जे थॉमसन डिस्कवर्ड द E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज। बेटा ये जो E/m वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको दोबारा से व्हाइट बोर्ड का यूज हम करेंगे, इसका चूंकि स्पेस नहीं है। अब देखिए E/m वैल्यू क्या है बेटा, E/m वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, याद रखिएगा, इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। और इसका इन्हिसार दो बातों पर होता है E/m वैल्यू का, किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है और किसी भी पार्टिकल का मास कितना है। अगर बेटा किसी भी पार्टिकल का चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी E/m वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो उसकी E/m वैल्यू कम होगी। अब ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका मास बहुत कम होता है, इसलिए इनकी E/m वैल्यू जितने भी हमारे बेसिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बेटा उनसे क्या होती है, ज्यादा होती है। और याद रखिएगा कि जो कैथोड रेज होती हैं उनकी जो E/m वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती गैस के ऊपर, यानी आप जो मर्जी गैस यूज कर लें आपकी E/m वैल्यू सेम रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ गैस। जो गैस है उससे इंडिपेंडेंट है। आप हाइड्रोजन यूज कर लें, आप बेटा हीलियम यूज कर लें, आप नियॉन यूज कर लें, कोई भी गैस यूज कर लें, तो उससे जो पैदा होने वाली कैथोड रेज हैं उनकी जो E/m वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेटर ऑन जब इसकी E/m वैल्यू फाइंड कर ली तो जो E/m वैल्यू से हमें पता चला कि ये जो बेसिकली कैथोड रेज हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टोने, STONEY, स्टोने। इस साइंसदान ने इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, लेकिन जे थॉमसन ने ये डिसाइड किया था कि ये जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली रेज जो है ये रेज नहीं है बल्कि पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं। लेटर ऑन स्टोनी नेम देम इलेक्ट्रॉन। ये है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। नेक्स्ट देखिए, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, पॉजिटिव रेज एंड कैनाल रेज। बेटा ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है बेसिकली वो एसोसिएट करती है एनोड रेज की डिस्कवरी, पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी या कैनाल रेज की डिस्कवरी। पहले जो रेज डिस्कवर हुई थी वो पॉजिटिव रेज थी, एनोड रेज या कैनाल रेज। लेटर ऑन उनकी जब प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो वहां से जो है वो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। अब बेटा देखिए इसको डिस्कवर किसने किया, गोल्डस्टाइन। जो बेटा एनोड रेज हैं, पॉजिटिव रेज हैं या कैनाल रेज हैं, इनको डिस्कवर किसने किया बेटा, गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया। अब यहां पर देखिए अपरेटस बेटा वही सेम है, डिस्चार्ज ट्यूब वाला। इनको भी हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ही डिस्कवर किया था। ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, ये इसका बेटा एनोड है, और यहां पर ये जो कैथोड है इस दफा ये परफोरेटेड है। आपको बेटा इसके अंदर सुराख नजर आ रहे हैं, ये आपको छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं। बेटा इन सुराखों को हम नाम देते हैं कैनाल्स। इन्हीं कैनाल्स की वजह से इन रेज को कैनाल रेज का नाम भी दिया जाता है। अब बेटा ये रेज कैसे पैदा होती हैं, ये रेज बिल्कुल वैसे ही पैदा होती हैं जैसे कैथोड रेज पैदा होती हैं। बेटा जब कैथोड रेज की प्रोडक्शन होती है ना तो कैथोड रेज में नेगेटिव रेज मूव करती हैं फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो उसी लम्हे हमें कुछ ऐसी रेज भी नजर आती हैं जो बेटा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करती हैं। अब यहां पर तीन चीजें हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं इससे हमें साबित होता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज पॉजिटिव रेज। दूसरी चीज बेटा ये चूंकि एनोड से एमिट होती नजर आ रही, होती नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे एमिट कहां से हो रही है बेटा, एनोड से हो रही हैं। तो एनोड से एमिट होने की वजह से इनको हम नाम देते हैं एनोड रेज का। और थर्ड रेज कैनाल रेज। बेटा होता क्या है, जब ये एनोड रेज मूव करती हैं तो आगे ये जो परफोरेशंस हैं, जो सुराख हैं, जो कैनाल्स हैं, इनमें से ये सीधी गुजर जाती हैं। चूंकि इन कैनाल्स में से सीधी गुजर जाती हैं इसलिए इनको नाम दिया गया कैनाल रेज का। तो बेटा ये जो है एनोड रेज हैं जो कि कैथोड जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं। बेटा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तीन नाम है बेटा, एनोड रेज,
पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज, रीजन मैंने आपको बता दी, सीम्स टू बी एमिटेड फ्रॉम एनोड, ऐसे लगता है कि जैसे ये एनोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एनोड रेज। पॉजिटिवली चार्ज हैं, कैसे पता चला? क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज। नेक्स्ट है बेटा पास थ्रू परफोरेटेड कैथोड्स, क्योंकि वो परफोरेशन से गुजर जाती हैं इसलिए उनको हम कैनाल रेज का नाम देते हैं। बेटा ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? असल में हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस होती है जिसको हम रेजिड्यूल गैस कहते हैं। बेटा रेजिड्यूल गैस, ये जो M है ये मॉलिक्यूल है उस रेजिड्यूल गैस का। बेटा जब हम वोल्टेज देते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, तो करंट बेटा क्या है? एक्चुअली करंट बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल से टकराएंगे जाकर तो इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे, तो पीछे इसकी क्या होगी? आयोनाइजेशन, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। बेटा ये जो +1 चार्ज है, जो आयन बना है, दिस इज कॉल्ड एनोड रेज। इनको हम एनोड रेज का नाम देते हैं। ये याद रखिएगा कि जो एनोड रेज हैं बेसिकली ये आयोनाइज्ड गैस के न्यूक्लियाई हैं। आयोनाइज्ड गैस है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आयोनाइज्ड फॉर्म में जब चले जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? एनोड रेज बना देंगे। और याद रखिएगा कि ये जो जब आप गैस डिफरेंट कर लेंगे, गैस डिफरेंट यूज करेंगे इसके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो जो बनने वाले एनोड रेज हैं उनकी नेचर भी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि आपने गैस को चेंज कर दिया। गैस चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, जब मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा तो बनने वाली एनोड रेज भी क्या हो जाएंगी? बेटा चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट वन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बेटा ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। जिस डायरेक्शन में कैथोड रेज ट्रेवल करेंगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेटा जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करती हैं, और बेटा जो एनोड रेज हैं, एनोड रेज वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती हैं। तो अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो दोनों की बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए डिफ्लेक्शन टुवर्ड साउथ पोल, क्योंकि इसका बिहेवियर अपोजिट है, चार्ज अपोजिट है तो बिहेवियर भी अपोजिट होगा। तो अगर कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में टुवर्ड्स नॉर्थ पोल जा रही है बेटा, तो जो आपकी एनोड रेज है वो किस तरफ जाएगी? साउथ पोल की तरफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि जो एनोड रेज हैं वो टुवर्ड्स द साउथ पोल डिफ्लेक्ट होंगी इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस देखिए टुवर्ड्स नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अगर दो पोल्स लगा दिए जाएं, जैसे ये मेरे पास एक नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है, तो ये जो रेज हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल डिफ्लेक्ट होंगी, जिससे साबित होगा कि ऊपर चार्ज कौन सा है? बेटा पॉजिटिव चार्ज है। एनोड रेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर एक्चुअली प्रोटॉन। बेटा जब आप हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं तो हाइड्रोजन गैस से जो बनने वाला एनोड रेज है वो क्या होगा? बेटा प्रोटॉन होगा, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है। जब एक बेटा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस बाकी क्या बच गया? बेटा एक प्रोटॉन बच गया। तो जो हाइड्रोजन के जो एनोड रेज हैं एक्चुअली वो क्या हैं? प्रोटॉन्स हैं, विच इज 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1836 टाइम जो है वो ज्यादा होता है। अब यहां पर एक और अहम चीज है बेटा, E/m वैल्यू, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटॉन की जो E/m वैल्यू है इसकी, एनोड रेज की। अब इसकी जो E/m वैल्यू है वो डिपेंड करती है बेटा गैस के ऊपर, वो गैस के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आपने ले ली है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आयोनाइज होगा इनटू H+1, H+1 चार्ज आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव। तो बेटा अगर आपने इसकी E/m वैल्यू निकालनी है तो चार्ज कितना है बेटा? +1। मैस कितना है बेटा इसका? रिलेटिव मैस 1। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 1 आ गई। अगर बेटा मैं गैस को चेंज करके हीलियम कर दूं, सपोज हीलियम, ये आयोनाइज होगा इनटू He, ये भी आयोनाइज होगा +1 में। बेटा इसका चार्ज कितना है? +1 ओवर रिलेटिव मैस बेटा कितना है इसका? हीलियम का होता है 4। तो कितनी आ गई बेटा? 0.25। देखिए बेटा जैसे ही आपने गैस चेंज की तो इसकी जो E/m वैल्यू है वो क्या होगी बेटा?
चेंज हो गई। अब देखें हीलियम का मास ज़्यादा होता है, इसकी E/m वैल्यू जो है वो कम है। यही मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बात बताई थी कि अगर किसी पार्टिकल का मैस ज़्यादा है तो उसकी E/m वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, और जिसका मैस कम है उसकी E/m वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन का मैस जो कि तमाम एलिमेंट में सबसे कम है, तो इसकी जो E/m वैल्यू सबसे क्या होगी, मैक्सिमम है। लेटर ऑन ये साबित हुआ कि जो हीलियम, जो हाइड्रोजन गैस से बनने वाली एनोड रेज है, बेसिकली वो क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन जो है वो हर एटम का बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो याद रखिएगा ये जो आपका प्रोटॉन डिस्कवर हुआ है, एनोड रेज डिस्कवर हुआ है, तो एनोड रेज को डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने। लेकिन जो प्रोटॉन है कि कंफर्म किया कि एनोड रेज एक्चुअली प्रोटॉन है, दैट वाज बाय रदरफोर्ड। ये बात ज़हन में रखिएगा, दो चीजें हैं यहां पर, दो डिफरेंट चीजें हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की बेटा जो डिस्कवरी है वो किसने की थी बेटा, वो रदरफोर्ड ने की थी। यानी एनोड रेज को कंक्लूड किया कि ये प्रोटॉन है, दैट वाज बाय रदरफोर्ड। ये हम आगे पढ़ेंगे अगले हमारे जो लेक्चर के अंदर। और एनोड रेज को बेटा किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टाइन ने। तो हम जो क्रेडिट देते हैं एनोड रेज का, कैनाल रेज का, वो हम देते हैं गोल्डस्टाइन को। लेकिन जो बेटा प्रोटॉन को कंक्लूड करना कि जो आपकी एनोड रेज है वो एक्चुअली प्रोटॉन है, दैट वाज बाय रदरफोर्ड। याद रखिएगा ये एमसीक्यूज ट्रिकी होता है, सम टाइम पूछ लेता है कि किसने जो है प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो बेटा प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, नॉट गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन ने क्या डिस्कवर किया था बेटा, एनोड रेज डिस्कवर की थी। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बेटा देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के पीछे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1900 तक ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी, इनकी प्रॉपर्टीज मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी जब उनका दोनों का मैस लेते थे तो वो एटम के मैस के इक्वल नहीं आता था। तो साइंसदानों को ये लगता था कि जैसे एटम के अंदर अभी भी एक भारी हैवी पार्टिकल मौजूद है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। फिर बेटा 1932 के अंदर जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट आता है, उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए बेटा न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेटा कैसे हुई, उसने बेसिकली बेरिलियम मेटल ले ली और उसके ऊपर हीलियम के न्यूक्लियाई यानी अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। तो उसने बेरिलियम के ऊपर हीलियम के न्यूक्लियाई की बम्बार्डमेंट की। तो अब क्या होगा, जब इसकी बम्बार्डमेंट होगी तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन वो होता है जिसमें दो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब ये देखें, ये हीलियम का न्यूक्लियाई है, ये इंटरेक्ट करेगा बिटवीन बेरिलियम न्यूक्लियाई। तो जब न्यूक्लियाई इंटरेक्ट करेगा तो ये इसके एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर ऐड हो जाएगा। 4 + 2 कितना हो गया बेटा, 6। और जो 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का। और मैस नंबर में मैस नंबर ऐड हो गया, 4 + 9 बेटा कितना होता है, 13। लेकिन जो कि कार्बन बना हुआ है तो कार्बन का मैस होता है 12। तो ये ऊपर कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। जो एक बचा है वो क्या होगा, न्यूट्रॉन। बेटा जब इस न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रोमीटर से गुजारते हैं तो इलेक्ट्रोमीटर की जो सुई है, इलेक्ट्रोमीटर की जो सुई है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन पर बेटा चार्ज कौन सा है, 0 है। तो इस तरह जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन की बेटा 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि नंबर 1 ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, ये मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, मैसिव पार्टिकल है। और उनका जो मैस है बेटा, मैस ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। इन दोनों के मैस तकरीबन बराबर होते हैं। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो E/m वैल्यू है न्यूट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू 0। 0 कैसे होगी बेटा, क्योंकि चार्ज 0 है तो 0 और मैस कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो जो इसकी E/m वैल्यू है बेटा वो क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हमारा आज का इतना ही था। 3 हमने पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ी है। अब 1 लाइनर है जी, वो बच्चे जो एमसीक्यूज के हवाले से इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि एमसीक्यूज सॉल्व करने में उनको हेल्प हो, तो उसके लिए हमने 1 लाइनर बनाया है। जो हमारा लेक्चर है उसकी हमने इसकी समरी तैयार की है। क्या है जी, देखें पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज वाज स्टडीड बाय जे थॉमसन एंड डिक्लेयर दैट कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की स्टडी किसने की थी बेटा, थॉमसन ने की थी। और उसने कहा था कि जो कैथोड रेज एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रॉन हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, ई ओवर एम वैल्यू। बेटा जितने भी पार्टिकल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ई ओवर एम वैल्यू, वो है इलेक्ट्रॉन की। सबसे ज्यादा बेटा इलेक्ट्रॉन की है, फिर किसकी बारी आती है जी, फिर आती है प्रोटॉन की, और सबसे कम किसकी है बेटा, न्यूट्रॉन की। अगर आप फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की और फिर न्यूट्रॉन की। एक्चुअली न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है बेटा वो 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। ई ओवर एम वैल्यू पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन गैस इन डिस्चार्ज, कि जो ई ओवर एम वैल्यू है किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल की, वो एनोड रेज की, वो गैस जो है उसे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उस पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा, कैथोड रेज की जो ई ओवर एम वैल्यू वो डिपेंड नहीं करती, जबकि एनोड रेज की जो ई ओवर एम वैल्यू है वो गैस के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ई ओवर एम वैल्यू ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, कि जो ई ओवर एम वैल्यू है प्रोटॉन की वो इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, कम होती है। जेम्स चैडविक था, उसने बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जो न्यूट्रॉन्स हैं ये चार्जलेस पार्टिकल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ई ओवर एम वैल्यू फॉर न्यूट्रॉन बेटा ये 0 है। न्यूट्रॉन्स हैव ग्रेटेस्ट मास अमंगस्ट ऑल, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें सबसे ज्यादा मास किसका होता है बेटा, न्यूट्रॉन का होता है। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन्स हैं ये मैसिव पार्टिकल हैं और हाईली पेनिट्रेटिंग है, यानी ये मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम इससे रेलेवेंट कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू देखिए, अ न्यूट्रॉन इज डैश टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। बेटा जो न्यूट्रॉन होता है वो कितने गुना ज्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। बेटा जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम हैवियर होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन है बेटा वो तकरीबन 1842 गुना भारी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। हम कह देते हैं कि इनका मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन जो प्रोटॉन है एक्चुअली, अगर हम इसकी फाइन डिटेल में जाएंगे तो जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम हैवियर है, और जो आपका न्यूट्रॉन है वो 1842 टाइम्स हैवियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ई ओवर एम वैल्यू रेशियो। ई ओवर एम रेशियो किसकी ज्यादा है बेटा, 3 पार्टिकल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो सबसे ज्यादा बेटा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसका मास सबसे कम होता है। नेक्स्ट है बेटा, प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज मेंटेन्ड एट, कितना होता है बेटा, 0.001 एटमॉस्फेयर, पॉइंट, या हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, या ये वैल्यू अगर आपने बार में लेनी है तो ये 0.076 बार या टॉर आ जाएगा। टॉर में लेंगे या बार में लेंगे तो 0.076 आ जाएगा, और अगर एटमॉस्फेयर में लेनी है तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, हु डिस्कवर द प्रोटॉन। प्रोटॉन को बेटा किसने डिस्कवर किया, तो बेटा इसका आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो है वो गोल्डस्टाइन नहीं होगा। गोल्डस्टाइन ने बेटा किसको डिस्कवर किया था, गोल्डस्टाइन ने एनोड रेज को डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड एनोड रेज। और जे थॉमसन ने किसको स्टडी किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाला कौन था, जे थॉमसन। और जो नील बोहर था इसने एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रपोज किया था, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल। ये बेटा इसका राइट ऑप्शन रदरफोर्ड। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज पर जो स्पेसिफिक चार्ज है, डैश ऑन रेजिडुअल गैस, डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट है, वेरीज डायरेक्टली है, नन है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो ई ओवर एम वैल्यू है वो जो रेजिडुअल गैस उस पर डिपेंड नहीं करता। एनोड रेज के केस में करता है, लेकिन कैथोड रेज के केस में नहीं करता। तो राइट ऑप्शन होगा इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट बेटा देखिए, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ बिकॉज दीज कैन, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं, ये हमें पता कैसे चला। नंबर 1, दे कैन कास्ट अ शैडो, वो शैडो कास्ट कर सकती हैं। बीटा, ड्राइव पैडल व्हील। चार्ली, मूव टूवर्ड नेगेटिव प्लेट, ऑल ऑफ दीज। बेटा जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने का पता हमें चला था कि वो कास्ट करती हैं शैडो को, तो जो रेज शैडो कास्ट करते हैं इट मींस कि वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं।